नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन ब्रिटेन को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जो ब्रिटेन का संविधान है वह बहुत ही यूनिक है, अपने आप में बहुत ही अनूठा है। क्योंकि जो ब्रिटेन का संविधान है, हम आम भाषा में कह तो देते हैं कि ब्रिटेन हैज़ द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, पर ये जो अवधारणा है ये गलत परसेप्शन है। हमें ये कहना चाहिए ब्रिटेन हैज़ द अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा संविधान है उसके पास जो कि कोडिफाइड नहीं है। तो हम इस चीज़ को समझने का सबसे पहले प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, दुनिया में जितने भी संविधान हैं वह दो प्रकार के हैं। सबसे पहले प्रकार के होते हैं वह हैं आपके इनएक्टेड, और दूसरे हैं इवॉल्व्ड। तो जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है वह इवॉल्व्ड है, उसका विकास हुआ है, उसकी उत्पत्ति नहीं हुई है, वह अचानक से नहीं बना है। जैसे अब भारत के संविधान की बात करेंगे तो भारत का संविधान के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बिठाया गया था, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक स्पेसिफिक गिवन फ्रेम ऑफ टाइम में भारत के संविधान को बनाया था, जो कि है 2 साल 11 महीने और 18 दिन। पर जो ब्रिटेन का संविधान है, इसका विकास हुआ है वह कई 100 वर्षों में हुआ है। उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम हम नहीं बांध सकते। हम यहाँ डिफरेंस देखने का प्रयास कर रहे हैं। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द इनएक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन एंड इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन? So the first difference between both is the enacted constitutions are framed in a given period of time, but the evolved constitutions are framed gradually. They have the gradual development. There is no certain period of time which we can give that from this period to this period the constitution has been framed. तो जो ब्रिटेन का संविधान है वह इवॉल्व्ड है, और ब्रिटेन ही मात्र एक ऐसी कंट्री है पूरे विश्व में जिसका संविधान इवॉल्व्ड है। दूसरा, जो आपका ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का स्थापना नहीं हुआ था, संविधान सभा जैसे हमारे यहाँ हुआ था, संविधान सभा की स्थापना हुई थी, उस प्रकार से वहाँ नहीं हुआ था। तीसरा, कि वहाँ कोई एक स्पेसिफिक डेट नहीं है जिस दिन संविधान लागू हुआ। तो इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कोई एक आपका इनएक्टमेंट डेट नहीं होता कि इस दिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट किया गया, जिस प्रकार से हमारे यहाँ हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर को अडॉप्ट किया गया था, और उसके बाद इसको फोर्स में इन्फोर्स किया गया था 26 जनवरी 1950 से। तो ये कुछ यूनिकनेस है। और एक सबसे खास यूनिकनेस हम जो देख सकते हैं, जो इनएक्टेड कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं वह कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, अर्थात वह डॉक्यूमेंटेड होते हैं। एक पूरी की पूरी किताब होती है इनएक्टेड कॉन्स्टिट्यूशंस की, जिसमें आपको बहुत सारे पार्ट्स मिलते हैं, चैप्टर्स मिलते हैं, आर्टिकल्स मिलते हैं, और एक डॉक्यूमेंट में ही वे सारे लिखे रहते हैं। तो इसे हम कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। लेकिन जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है वह अनकोडिफाइड है, और यही अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन को, अनडॉक्यूमेंटेड कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग कभी कभी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी कह देते हैं। तो हम ऐसा सोचते हैं कि ब्रिटेन में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में हमें कहना चाहिए कि ब्रिटेन का संविधान जो है वह अनकोडिफाइड है। वहाँ एक ही पुस्तक में सारे संवैधानिक कानूनों को नहीं विवरित किया गया है, सभी को नहीं लिखा गया है एक साथ, जैसे हमारे भारत में लिखा गया है। देखिए, ब्रिटेन के कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि दुनिया में कोई भी संविधान को आप उठाकर देख लो, कोई भी संविधान आपका 100% रिटेन और 100% अनरिटेन नहीं हो सकता। किसी भी देश के संविधान में आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कि परंपराओं पर और वहाँ के संस्कृति पर चलती आ रही है, और कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कि डॉक्यूमेंटेड है, जिसे लिख दिया गया है। तो इसीलिए जो स्कॉलर्स हैं ब्रिटेन के, वह तथ्य देते हैं कि आपको दिखाई नहीं देता, पर हमारे पास भी कॉन्स्टिट्यूशन है, पर हमारे पास ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है
जिसमें 20% जो चीज़ें हैं वह लिखी हुई हैं और जो 80% चीज़ें हैं वह संस्कृति और हमारे परंपराओं पर चलती आ रही हैं। और यही चीज़ इंडिया में भी आप देख सकते हैं, यहाँ 80% चीज़ें लिखी हुई हैं, पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे संविधान में मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन ये परंपराओं पर चलती आ रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, जब राजेंद्र प्रसाद आपके 2 बार प्रेसिडेंट बने, उसके बाद एक कन्वेंशन अपना लिया गया, एक परंपरा अपना ली गई कि कोई भी व्यक्ति एक बार से ज़्यादा राष्ट्रपति हमारे भारत में नहीं बनेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि संविधान में कहीं लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ कोई भी प्रेसिडेंट एक टर्म के लिए ही सर्व कर सकता है। वह चाहे तो 2 बार, 5 बार, 10 बार, जितना बार चाहे वह राष्ट्रपति रह सकता है। लेकिन एक परंपरा को हमारे यहाँ अडॉप्ट कर लिया कि जो राष्ट्रपति होगा वह एक टर्म के लिए होगा, तो ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो ये आप कह सकते हैं कि ये अनकोडिफाइड लॉ है। तो इस तरह का तर्क दिया जाता है आपका जो ब्रिटिश जूरिस्ट होते हैं उनके द्वारा। तो ये चीज़ आप समझ गए कि जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है वह अनरिटेन है, इसका मतलब वह इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका मतलब वह अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है, अनडॉक्यूमेंटेड कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ आप एक चीज़ से बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ सभी चीज़ें अनरिटेन नहीं हैं ब्रिटेन में। जैसा कि यहाँ के जूरिस्ट कहते हैं कि नो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ 100% रिटेन और अनरिटेन। देयरफॉर 20% ऐसी चीज़ें हैं यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि रिटेन हैं, और बाकी 80% जो चीज़ें हैं वह यहाँ के कन्वेंशंस पर चलती हुई आ रही हैं। 20% रिटन चीज़ों में हम क्या देख सकते हैं? तो 20% रिटन चीज़ों में एग्जाम्पल के तौर पर आप अगर पार्लियामेंट्री रिफॉर्म एक्ट देखें 1911 का और 1949 का, जिसे लाया गया था टू रिड्यूस द पावर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स, इसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। तो ये सब जो हैं, दीज आर द डॉक्यूमेंटेड एक्ट्स एंड दीज आर द पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वी कैन से। ये संविधान के ही अंग हैं, लेकिन ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है। एक पूरा का पूरा संविधान आपको एक जगह नहीं मिलेगा। ऐसी कई सारी एक्ट्स हैं जो कि टाइम टू टाइम पास हुई हैं, विच आर द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चीज़ को आपको याद रखना है। उसके बाद आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने हैं यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो सबसे पहला आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह रूल ऑफ लॉ पे बेस्ड है, अर्थात कानून का शासन। कानून का शासन जो है यहीं के जो जूरिस्ट होते हैं एवी डाइसी, इनके द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है। तो रूल ऑफ लॉ का मानना है, इसके 3 आपके प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है कि द लॉ ऑफ लैंड इज सुप्रीम। तो जो लॉ ऑफ लैंड है वह सुप्रीम होता है। दूसरा है आपका इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कि कानून के नज़रों में सब समान हैं। दे विल बी नॉट डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द रेस, कास्ट, रिलीजन, जेंडर, एथनिसिटी और एनीथिंग। और तीसरा आपका कैरेक्टरिस्टिक है इसका कि हम अपने अधिकारों के लिए कानून पर निर्भर है, ना कि किसी व्यक्ति या सरकार पर। तो ये आपका तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है और ये आपको रूल ऑफ लॉ देखने को मिलता है ब्रिटेन में, इसलिए ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ यूनिटरी फीचर है, यूनिटरी सिस्टम है। इससे पहले हमने ब्राज़ील और नाइजीरिया के कॉन्स्टिट्यूशन को देखा, वहाँ फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वह फेडरल यूनिट, अर्थात जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है और जो स्टेट्स होते हैं उनके बीच में शक्तियों का विभाजन कर देता है। कुछ शक्तियाँ केंद्र सरकार को दे देता है, कुछ शक्तियाँ राज्य सरकार को दे देता है, और दोनों स्वतंत्र होती हैं अपने अपने शक्तियों में कार्य करने के लिए, अपने अपने सब्जेक्ट्स पर कार्य करने के लिए। अर्थात जो यहाँ पावर को बांटा गया यह परमानेंट होता है, क्योंकि ये संविधान के द्वारा बांटा जाता है। लेकिन जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें ऐसा नहीं होता। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिवीज़न ऑफ पावर नहीं होता, बल्कि डेलीगेशन ऑफ पावर होता है, डेलीगेशन ऑफ पावर होता है। डेलीगेशन ऑफ पावर का मतलब है कि केंद्र सरकार अपने शक्तियों को ही नीचे अपने रीजनल यूनिट्स को दे देती है। शक्तियां केंद्र सरकार की ही थीं, ऐसा नहीं था कि संविधान ने स्टेट को कुछ शक्तियां दे रखी थी। केंद्र सरकार ने
अपने शक्तियों को ही नीचे डिवॉल्व कर दिया, डेलीगेट कर दिया। इसीलिए परमानेंट इन नेचर नहीं होती, इसे जब चाहे केंद्र छीन सकती है। इसी प्रकार से आप इंग्लैंड में भी देखिएगा कि यहाँ आपका इंग्लैंड है, सॉरी ब्रिटेन में भी देखिएगा, पूरे के पूरे यूके में इंग्लैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड है। तो ये सब रीजनल यूनिट्स हैं, लेकिन यहाँ डेलीगेशन ऑफ पावर हुआ है। और ये शक्तियाँ परमानेंट नहीं है, ये शक्तियाँ डिराइव की जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी। तो ये दूसरा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है। तीसरा आपका कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी। तो जहाँ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है भाई, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो वहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगा ही नहीं, वहाँ कोई ना कोई तो सुप्रीम होगा, और वह है पार्लियामेंट इन द केस ऑफ ब्रिटेन। और बाकी जगह आप जहाँ भी देखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन को, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम होता है जहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी का मतलब होता है पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट कैन टेक एनी डिसीजन। आपका चौथा है कि यहाँ आपका सेपरेशन ऑफ पावर पूरी तरह से नहीं देखने को मिलता, अर्थात शक्तियों का पृथकीकरण। मैंने पहले वीडियो में बताया था लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में शक्तियों को बांटा जाता है, पर यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। इससे पहले नाइजीरिया और ब्राज़ील दोनों प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थे, लेकिन ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ जो लेजिस्लेचर के पार्ट होंगे वही एग्जीक्यूटिव के पार्ट होंगे, है ना। और एग्जीक्यूटिव विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। दिस इज द फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। और पहले आप देखिएगा कि जो इसका अपर हाउस है वही जुडिशियरी की तरह काम करता था। आगे मैं बताने वाला हूँ। इसके लेजिस्लेचर के कुल मिला के 3 अंग हैं। हमारे भारत से तुलना करके देखें, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है, लोकसभा और राज्यसभा। इसी तरह से यहाँ भी आपका मोनार्क है, जिसके पास बिल्कुल कम शक्तियाँ हैं, ना के बराबर शक्तियाँ हैं। और जो अपर हाउस है, जिसकी तुलना हमारे राज्यसभा से कर सकते हैं, तो वह है आपका हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और जो लोअर हाउस है, जो पॉपुलर हाउस है, जिसे जनता चुनती है, वह हाउस ऑफ कॉमन्स है। तो ये सब फीचर्स हैं। तो सबसे पहला फीचर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, रूल ऑफ लॉ है, पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी है और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी है। तो ये चीज़ें आप समझ गए। अब आगे हम देखने का प्रयास करते हैं। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें इसमें देखना है, समझने का प्रयास करना है कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल इवोल्यूशन हुआ, जो आपका विकास हुआ ब्रिटेन के संविधान का, उसके प्रमुख स्तंभ क्या क्या थे। जो कि अनडॉक्यूमेंटेड कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि अनरिटन हमें आम लैंग्वेज में हम उसे कह देते हैं, उसके क्या क्या सबसे इम्पॉर्टेंट 2 पिलर्स थे जिसके कारण ये आपका डॉक्यूमेंटेड कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक इवॉल्व हुआ है। तो ब्रिटेन के जूरिस्ट का कहना है सबसे पहली चीज़ है वह है विजडम, और दूसरी चीज़ है आपका चांस। विजडम अर्थात विवेक, चांस मतलब परिस्थितियाँ। तो इन्हीं 2 चीज़ों के माध्यम से आपका अनडॉक्यूमेंटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका विकास हुआ है। विजडम से कौन सी चीज़ें आई, तो जो आपके रिटन एक्ट्स हैं जो कि टाइम टू टाइम पास किए गए, दे आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द विजडम, and all the tradition, customs and the constitutional conventions which are present in the Britain in the form of undocumented constitution are the consequences and result of the chance. एग्जाम्पल के तौर पर विजडम का क्या क्या आपका परिणाम है। तो सबसे पहला जो पार्लियामेंट्री जो रिफॉर्म्स एक्ट हमने देखा 1911, 1949, दे आर द रिजल्ट ऑफ द विजडम। ये विवेक का परिणाम है। लोग जानते थे कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उनके पास कम शक्तियां होनी चाहिए, क्योंकि उसे जनता ने नहीं चुना। डेमोक्रेसी का सबसे पहला रूल है, लॉ है, प्रिंसिपल है, दैट इज देयर शुड बी द रूल ऑफ पीपल। और रूल ऑफ पीपल के लिए ऐसे लोगों का शासन होना चाहिए जो कि लोगों के द्वारा चुने गए हैं। और इसके लिए जो ये 2 कानून लाए गए जिससे हाउस ऑफ कॉमन्स को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई, तो दे आर द रिजल्ट ऑफ द विजडम विच आर द पार्ट ऑफ द अनडॉक्यूमेंटेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन। और दूसरी तरफ चांस के क्या परिणाम है, तो आपके चांस के परिणाम है मोनार्क से शक्तियों को पूरी तरह से छीन लेना। एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई, एक ऐसा चांस आया 1688 में, जिसे हम ग्लोरियस रेवोल्यूशन, गौरवपूर्ण क्रांति या ब्लडलेस रेवोल्यूशन, रक्तहीन क्रांति के नाम से जानते हैं। ऐसी परिस्थितियां उस समय बनी, ऐसे आपके सर्कमस्टांसेस बने जहां जो मोनार्की है उसको अपने पावर को सरेंडर करना पड़ा
और उसे कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ा। तो ये दो चीज़ें जो हैं ये स्तंभ हैं, और इन्हीं दो चीज़ों के इर्द गिर्द आपका विकास हुआ है ब्रिटेन के संविधान का। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको समझना था। तो यहाँ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मैंने बता दिया। लेजिस्लेचर के 3 पार्ट्स हैं वहाँ भी एज इंडिया। जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा है, वैसे ही वहाँ मोनार्क है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो कि अपर हाउस है, और हाउस ऑफ कॉमन्स जो कि लोअर हाउस है, पॉपुलर हाउस है, डेमोक्रेटिक हाउस है। तो सबसे पहले हम अपर हाउस, दैट इज़ हाउस ऑफ लॉर्ड्स, विच इज़ अनडेमोक्रेटिक हाउस, विच इज़ नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ ब्रिटेन, उसके बारे में देखने का प्रयास करते हैं। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कहाँ से लोग चुने जाते हैं और कौन उन्हें चुनता है, और क्या कैपेसिटी से उन्हें चुना जाता है, आखिर किस वर्चू से, किस गुण के कारण चुना जाता है। तो आप देखेंगे हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जितने भी मेंबर पार्ट्स हैं उनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले ऐसे लोग हैं जो कि हेरिडिटरी पोजीशन एक्वायर करते आए हैं, अर्थात जो वंशानुगत तौर पर जिनके पास शक्ति है हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबरशिप का। दोस्तों, पहले एरिस्टोक्रेटिक फैमिली जो अभिजात वर्ग हुआ करते थे ब्रिटेन में काफ़ी शक्तिशाली थे, और ये लोग हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर्स हुआ करते थे, और ये परंपरा अभी भी चलती आ रही है। सो दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन इन द ब्रिटेन। तो सबसे पहला तो ये टाइप के लोग हो गए। अब इनकी जो संख्या थी 1999 से पहले तक बहुत ज़्यादा थी। 700 के आसपास में ऐसे लोग थे जो कि हेरिडिटरी पोजीशन को एक्वायर करते थे इन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। लेकिन आपको 1999 के बाद इस संख्या को कम कर दिया गया, और अभी जो आसपास में हेरिडिटरी पोजीशन जो एक्वायर करते हैं वे 90 के आसपास में लोग हैं। और जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स का जो स्ट्रेंथ है वो वेरी करता रहता है, 300 से 500 600 भी जा सकता है। डैट विल डिपेंड अपॉन द पार्लियामेंट टाइम टू टाइम। और ये अब हम लोग यहाँ देखने वाले हैं कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबरशिप के लिए मिनिमम एज जो आपका है वह 21 होना चाहिए, और यहाँ के जो लोग होते हैं वह परमानेंट होते हैं, ये कभी भी रिटायर नहीं होते, और इनका कोई एक फिक्स टेन्योर नहीं होता। आगे अगर हम देखेंगे तो दूसरे ऐसे प्रकार के लोग हैं जिन्हें टाइटल मिलता है, एंड बाय द वर्च्यू ऑफ टाइटल दे आर इंटाइटल्ड टू सिट इन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी को प्राइम मिनिस्टर या मोनार्क ने टाइटल दे दिया, किसी को नाइट का टाइटल दे दिया, किसी को लेडी का टाइटल दे दिया, किसी को कुछ टाइटल दे दिया, तो उस टाइटल के वजह से वह इंटाइटल्ड हो जाते हैं कि वह हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर बन जाएं, और उन्हें प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देते हैं। तो ये दूसरे तरह के लोग हैं। तो देखिए कितना अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस है आपके हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबरशिप का। तो एक एग्जांपल है, जब मार्गरेट थ्रेचर जो होती हैं प्राइम मिनिस्टर, एक टाइम में जब उन्हें अपने ऑफिस से रिमूव किया जाता है तो उस समय उन्हें टाइटल दिया जाता है लेडी का, और इस वर्चू से वह बाद में फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स की सदस्यता को एक्वायर करती हैं। थर्ड ऐसे लोग हैं जो कि आपके चर्च के प्रीस्ट हैं, बिशॉप्स हैं, तो ये लोगों को भी आपको हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मेंबरशिप दिया जाता है। और जो जुडिशियरी के जो मेंबर्स होते हैं, जो जजेस होते हैं, जिसे हम लोग लॉ लॉर्ड्स के नाम से जानते हैं, वे भी इसके पार्ट होते हैं। सो यू कैन सी दैट नो पर्सन इन हाउस ऑफ लॉर्ड्स is directly elected by the people, therefore we call it undemocratic house, unpopular house। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। और आप ये बताइए सोचकर कि इसको ज़्यादा शक्ति मिलनी चाहिए कि कम शक्ति मिलनी चाहिए। तो भैया हाउस ऑफ कॉमन्स से अगर कंपेयर करें तो इसे कम ही शक्तियाँ मिलनी चाहिए, क्योंकि ये जनता के द्वारा चुना गया हाउस नहीं है। लेकिन 1911 से पहले इसके पास बहुत शक्तियाँ हुआ करती थीं। लेकिन जब पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स एक्ट 1911 और 1949 आपका पास होता है, तो उसके बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स की शक्तियों को ख़त्म कर दिया जाता है, बहुत ही कम कर दिया जाता है। करेंटली हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास बस डिलेइंग पावर है। वह एक आपके ऑर्डिनरी बिल को 1 साल के लिए डिले कर सकता है, और मनी बिल को 2 वर्षों के लिए डिले कर सकता है। और साथ ही साथ उसके पास कोई भी पावर नहीं है कोई भी बिल को अमेंड करने के लिए या रिजेक्ट करने के लिए। तो आप इस चीज़ को यहाँ देख सकते हैं कितना कमज़ोर है यहाँ का अपर हाउस। अगर हम अपने राज्यसभा से तुलना करें तो राज्यसभा बहुत ज़्यादा ही ताकतवर होता है, बिकॉज वी आर अ फेडरल कंट्री वेयर एज द ब्रिटेन इज़ अ यूनिटरी कंट्री। चलिए उसके बाद हाउस ऑफ कॉमन्स की बात करते हैं। तो
तो हाउस ऑफ कॉमन आपका सेकंड चैम्बर है ब्रिटिश लेजिस्लेचर का, जो कि इलेक्टेड हाउस है, पॉपुलर हाउस है, डेमोक्रेटिक हाउस है। जैसे कंस्टिट्यूएंसी में हमारे लोकसभा के लिए चुनाव होते हैं, पूरे कंट्री को 543 कंस्टिट्यूएंसी में बांट दिया जाता है, उसी तरह से वहाँ भी चुनाव होते हैं। और जो सीट्स होते हैं 650 से लेकर 700 तक वेरी करते हैं टाइम टू टाइम। जो कंस्टिट्यूएंसीज़ हैं, जो डिलिमिटेशन कमीशन जो कि कंस्टिट्यूएंसीज़ को स्थापित करता है, अगर पॉपुलेशन बढ़ता है तो उसके आधार पे तय किया जाता है। तो इनका फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जो हमारा इंडिया का सिस्टम है, उसी सिस्टम से चुनाव होता है कि जिसको सबसे अधिक वोट मिलेगा वह चुनाव जीत जाएगा। जो मिनिमम एज है आपका हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यता के लिए, वह 18 ईयर्स है एज़ कम्पेयर टू द लोकसभा विच इज़ 25 इन इंडिया। ये चीज़ आप देख सकते हैं। और जो सबसे कम उम्र का जो आपका एमपी होता है, उसे बेबी ऑफ द हाउस कह के संबोधित किया जाता है इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। और जो सबसे ओल्ड एमपी होते हैं, उन्हें फादर ऑफ द हाउस कह के संबोधित किया जाता है। दीज आर ऑल्सो द कन्वेंशंस इन द ब्रिटेन। उसके बाद इनका जो टेन्योर होता है वह 5 साल के लिए फिक्स नहीं होता। हमारे लोकसभा की तरह ही बीच में भी इसे भांग कर दिया जा सकता है। जैसे किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं होती और सरकार गिर जाती है, तो हमारे यहाँ भी होता है ना लोकसभा में, उसी प्रकार से। तो ये चीज़ है। लेकिन यहाँ एक आप यूनिकनेस देख सकते हैं कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को शक्तियाँ दी गई हैं कि वह अपने कैबिनेट के साथ डिस्कस करके, और जिस पार्टी का वह लीडर है उस पार्टी के साथ डिस्कस करके वह कभी भी इलेक्शंस को कॉल कर सकता है। 1 ईयर के बाद भी, 2 ईयर के बाद भी, 3 ईयर के बाद भी, या 5 ईयर पूरा टेन्योर पूरा करने के बाद, अगर तब तक वह मेजोरिटी को एंजॉय किया 5 साल तक तो। लेकिन दोस्तों, यही अगर दूसरी तरफ हम बात करें हमारे इंडिया में, तो हमारे इंडिया में जो इलेक्शंस कब होंगे ये तय किया जाता है बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड नॉट बाय द प्राइम मिनिस्टर। इससे हम देख सकते हैं दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन हैज़ अ ह्यूज पावर। डी लो में, जो कि एक आपके जुरिस्ट हैं, एक आपके पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उनका ये तक कहना था दैट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन हैज़ सच पावर दैट ही कैन डू एनीथिंग एक्सेप्ट कन्वर्टिंग अ बॉय इनटू अ गर्ल एंड गर्ल इनटू अ बॉय। आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कितना शक्तिशाली होता है। जितने भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स आप इस धरती पर देख सकते हैं, उन सभी से अगर तुलना करें तो सबसे ज़्यादा किस देश के प्राइम मिनिस्टर के पास शक्ति है, मतलब जहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो जवाब होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के पास अद्भुत शक्ति है, बहुत ही असीम शक्ति है उसके पास। इसीलिए कहा जाता है वह कुछ भी कर सकता है, बस एक लड़का को लड़की नहीं बना सकता और एक लड़की को लड़का नहीं बना सकता। तो ये चीज़ से आप इसको समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा उसको शक्ति प्राप्त है। ये बहुत ही पावरफुल हाउस है, हाउस ऑफ कॉमन्स। पहले हाउस ऑफ लॉर्ड्स पावरफुल था, ये सब मैंने आपको बताया। यहाँ जैसे हमारे लोकसभा में बहुत सारी कमिटियाँ हैं, जैसे स्टैंडिंग कमेटी है और भी बहुत सारी कमेटी हैं। तो कमिटीज़ जो हैं वह जब एक बिल को लाया जाता है तो इसको स्क्रूटनाइज करती हैं, उस रिस्पेक्ट में आपको पावर्स उसको दिए जाते हैं। तो इसी प्रकार की कमेटी हमारे इंडिया में भी है और ब्रिटेन में भी है, आप यूएस में भी देखेंगे। तो यूएस और इंडिया की जो कमेटी है, पार्लियामेंट्री कमेटी, वह कुछ ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन अगर तुलना करें ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं, दे हैव नो पावर। एक्चुअली द प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट इज़ द ही मैन, ही इज़ द ले मैन एंड ही कैन डू एनीथिंग, क्योंकि भाई उसके पास बहुत ज़्यादा शक्ति है, मैंने आपको बताया ही। तो ये सब हाउस ऑफ कॉमन्स के बारे में आपको कुछ चीज़ें जाननी थी। अब हम एग्जीक्यूटिव की तरफ बढ़ते हैं। एग्जीक्यूटिव देखिए सेम है जैसे इंडिया में होता है कि जैसे ही हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव होगा तो हाउस ऑफ कॉमन्स में जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिलेगी, अर्थात 50% + 1 सीट मिलेगा, उस पार्टी का जो लीडर होगा वह प्राइम मिनिस्टर बनेगा, जैसे हमारे यहाँ होता है। और प्राइम मिनिस्टर के पास शक्ति होती है अपने कैबिनेट को अपॉइंट करने की। कैबिनेट मतलब अपने मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो कुल मिला के कैबिनेट में 20 से 21 मेंबर्स होते हैं इन ब्रिटेन। और प्राइम मिनिस्टर के पास हायर और फायर दोनों के पावर रहता है। वो चाहे तो किसी भी एमपी को अपने पार्टी से कभी भी मिनिस्टर बना सकता है और किसी भी एमपी को अपने कैबिनेट से हटा भी सकता है। तो इसके पास हायर और फायर की शक्ति रहती है।
और जितने भी आपके होते हैं लॉज को लाना, पॉलिसीज़ को तय करना, ये सब सारा काम होता है जो कि एक गवर्नमेंट का कॉमन सा काम होता है। ये तो आपको पता ही होगा। ये सब चीज़ मैंने आपको बता दिया। एक चीज़ आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो आपका प्राइम मिनिस्टर होता है ये स्विम और सिंक टुगेदर होता है। जो कैबिनेट होता है विथ रिस्पेक्ट टू प्राइम मिनिस्टर दे सिंक एंड स्विम टुगेदर। अगर कोई कैबिनेट का एक मिनिस्टर रिज़ाइन देता है तो इससे पूरा का पूरा जो कैबिनेट है, कैबिनेट का लीडर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द कैबिनेट और इसको बोला जाता है फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स। अर्थात प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो अ कैबिनेट मिनिस्टर बट ही इज द लीडर ऑफ द कैबिनेट, सो ही इज कॉल्ड द फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स। तो यहाँ एक चीज़ आप कॉन्सेप्ट एक समझ लीजिए, स्विम एंड सिंक टुगेदर विथ रिस्पेक्ट टू प्राइम मिनिस्टर इस टर्म को यूज़ किया जाता है। अगर कैबिनेट का कोई एक मिनिस्टर अगर रिज़ाइन देता है तो पूरा का पूरा जो कैबिनेट होता है यह डिसॉल्व नहीं होता, यह भंग नहीं होता। लेकिन अगर गलती से प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन कर जाता है तो पूरा का पूरा जो कैबिनेट है सबको रिज़ाइन करना पड़ता है। तो ये इसी चीज़ को बोलते हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर जब तक तैर रहा है कैबिनेट भी तैर रही है, लेकिन जिस दिन प्राइम मिनिस्टर डूबेगा वह सबको लेकर डूबेगा। तो ये हमारे यहाँ भी होता है, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो ये सब कुछ चीज़ें थी जो कि आपको जाननी थी इसमें। अच्छा, एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ, हमारे यहाँ क्या होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वह राज्यसभा से भी हो सकता है और लोकसभा का भी मेंबर हो सकता है। लेकिन यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर होगा सिर्फ और सिर्फ हाउस ऑफ कॉमन्स से ही होगा। हाउस ऑफ लॉर्ड्स का कोई सदस्य प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। हाँ, पर कैबिनेट मिनिस्टर हाउस ऑफ लॉर्ड्स से भी चुने जा सकते हैं, जो अन्य मिनिस्टर हैं प्राइम मिनिस्टर को छोड़कर, और हाउस ऑफ कॉमन से भी प्राइम मिनिस्टर जो है अपॉइंट कर सकता है अपने मर्जी से। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था। साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। पूरा का पूरा कैबिनेट को जवाबदेही देना पड़ेगा लेजिस्लेचर को, अर्थात जो आपका हाउस ऑफ कॉमन्स है उसको, लोअर हाउस को। और क्वेश्चन कर सकता है लोअर हाउस एक इंडिविजुअल मिनिस्टर से भी कुछ पूछ सकता है अपने कार्यों के बारे में, और पूरा का पूरा कैबिनेट से भी। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो कैबिनेट होता है दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर एज वेल एज द इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। दीज थिंग्स आर सिमिलर एंड सेम विच आर इन इंडिया। तो ये सब चीज़ों को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, यही सब चीज़ें हैं, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अब जो प्राइम मिनिस्टर है वह कैसे आपका 5 साल से पहले रिमूव किया जा सकता है। तो सबसे पहला तो अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर अपोजिशन पार्टी जो है हाउस कॉमन्स में वह ला दे कि भाई ये सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है, हमें ऐसा फील होता है, और सच में अगर हाउस ऑफ कॉमन्स में अगर वोटिंग होता है और पार्टी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं मिलती तो आपकी सरकार गिर जाती है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नो कॉन्फिडेंस मोशन के द्वारा गिरी थी। वहीं दूसरी तरफ अगर रूलिंग पार्टी का ही डिसीजन होता है, अभी मान लो एनडीए है पूरा का पूरा, लोकसभा में एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई, ऑफेंड मत हो जाना, आजकल बहुत लोग ऑफेंड होते हैं। अगर एनडीए को ऐसा लगता है कि मोदी जी बहुत अनपॉपुलर हो रहे हैं, ये अब प्राइम मिनिस्टर रहेंगे तो शायद अगले बार हमें वोट्स नहीं मिलेगा या कुछ ऐसा कुछ होगा, तो इसीलिए पूरा का पूरा जो आपका एमपी होते हैं एनडीए के वो एक डिसीजन लेते हैं कि भाई गवर्नमेंट तो हमारी ही रहेगी लेकिन हम प्राइम मिनिस्टर चेंज कर देंगे, तो उसे हटा दिया जाता है, एक अगला बैठ जाता है। इसी तरह से हुआ था जब मार्गरेट थ्रेचर थी, तो उन्हीं की पार्टी ने बोल दिया कि आप स्टेप डाउन कर जाएं, और जो जॉन मेजर हैं उन्हें प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था। तो ये दो तरीके हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन से और डिसीजन बाय द रूलिंग पार्टी इटसेल्फ। अब हम जुडिशियरी के बारे में देखने वाले हैं। तो यहाँ की जुडिशियरी इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट तो है ही, लेकिन यहाँ कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं था। देखिए, जुडिशियरी कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर जहाँ होता है वहाँ और बेहतर रूप से कार्य करती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। 2009 में ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है और 2009 से ये क्रिमिनल मैटर्स में अपील्स को सुन रहा है, और कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी प्रोविज़न्स हैं जो कि कानून बनते हैं उसके इंटरप्रिटेशन में दिक्कत होता है तो उसको इंटरप्रेट करता है, और क्रिमिनल और सिविल अपील्स को देखता है जो लोअर कोर्ट्स हैं उसके सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स हैं उससे। लेकिन 2009 से पहले तक ऐसा नहीं था, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन नहीं हुआ करता था यूनाइटेड किंगडम का जुडिशरी।
जो हाईएस्ट कोर्ट जो हुआ करता था उसका जो पावर एक्सरसाइज करता था वह हाउस ऑफ लॉर्ड्स ही करता था। मैंने आपको बताया था ना कि जो थर्ड पार्ट होते हैं वह चर्च के कुछ लोग होते हैं और जुडिशरी के भी लोग होते हैं। तो यही जुडिशरी के लोग जो थे यह हाईएस्ट अपील को सुना करते थे आपका पूरा ब्रिटेन से। तो 18 से 19 जजेस हुआ करते थे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, जिसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते थे, और यही फाइनल कोर्ट ऑफ अपील हुआ करते थे। तो एक तरह से देख सकते हैं कि उतना इंडिपेंडेंसी नहीं थी, और शायद प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किया गया तो वो शायद उसको फेवर करें। लेकिन ब्रिटेन इतना डेमोक्रेटिक कंट्री है और इतना सिविलाइज्ड है कि ऐसा देखने को नहीं मिलता। बाय कन्वेंशन प्राइम मिनिस्टर वैसे लोगों को चुनते हैं जज जिनके पास कैपेबिलिटी होती है, प्रोफेशनलिज्म के आधार पर जजों को अपॉइंट करते हैं, ना कि अपने बायसेस के आधार पर और अपने फेवरिंग कि ये जज बनेगा तो मेरे को फेवर करेगा इसके आधार पर। और इसको लॉ लॉर्ड्स बोला जाता था इन लोगों को। और इनके पास जुडिशियल रिव्यू भी नहीं थी। 2000 जो अक्टूबर 2000 है उससे पहले तो जुडिशियल रिव्यू नाम का कोई चीज़ ही नहीं था। अभी जुडिशियल रिव्यू नहीं है इनके पास अभी भी। सुप्रीम कोर्ट जो 2009 में बना है उसके पास जुडिशियल रिव्यू नहीं है, पर कुछ शक्तियाँ हैं, जैसे में ये लॉ को इंटरप्रेट कर सकता है। और साथ ही साथ अगर कोई कानून ह्यूमन राइट्स को वायलेट करता है तो एक बार पार्लियामेंट को कह सकता है कि भाई इसको रिकंसिडर कर लो। हमारे यहाँ की जुडिशियरी की तरह ऐसा नहीं कि उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नल एंड वॉइड घोषित करके उसको असंवैधानिक करके रद्द कर देगा, ये नहीं है। तो वहाँ अभी भी जुडिशियल रिव्यू नहीं है, पर धीरे धीरे अभी जुडिशियल रिव्यू वहाँ एक तरह से ग्रेजुअली आ रहा है, और अभी कुछ कुछ जुडिशियल रिव्यू के इंग्रेडिएंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वहाँ की जुडिशरी थी। अब पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी है, इसलिए वहाँ तो जुडिशियल रिव्यू नहीं ही है, यही चीज़ लास्ट लाइन में लिखा हुआ है। तो यही यहाँ की जुडिशरी के बारे में है। अब यहाँ पे आपको एक दो चीज़ समझना है पार्टी सिस्टम के बारे में। तो हम लोग बोलते हैं कि ब्रिटेन 2 पार्टी सिस्टम है। देखो, ब्रिटेन 2 पार्टी सिस्टम है, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ब्रिटेन में सिर्फ और सिर्फ 2 पार्टियां हैं। हम लोग पार्टी सिस्टम के नाम से गलत चीज़ें समझ जाते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम अगर आप अभी यूएस के अगर इलेक्शन को अगर आप गौर से देख रहे होंगे तो आप देखिएगा कि यूएस में सिर्फ 2 ही पार्टी नहीं खड़े हुए थे, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, और भी पार्टियां थी, ग्रीन पार्टी है, लिबरल पार्टी है, बहुत सारी पार्टियां हैं वहाँ। तो सबसे पहले ये समझिए, सेमेस्टर 4 में आपको समझना है कि पार्टी सिस्टम का मतलब क्या होता है। तो पार्टी सिस्टम है द ट्रेंड इन गवर्नमेंट, द पैटर्न इन गवर्नमेंट, कि कौन सरकार बनाता है, कौन सी पार्टियां सरकार बनाती हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर वहाँ 2 डोमिनेंट पार्टी हैं और कभी एक पार्टी सरकार बनाई, ये 2 टर्म रही, फिर दूसरी पार्टी बना ली, फिर तीसरी, और बाकी सब माइनॉरिटी पार्टियां हैं जो कभी सरकार नहीं बनाती, तो हम बोलेंगे वो 2 पार्टी सिस्टम है, क्योंकि वहाँ ट्रेंड देख रहे हैं कि सरकार सिर्फ 2 ही पार्टियां बनाती हैं। तो ये जो ट्रेंड ऑफ गवर्नमेंट फॉर्मिंग होता है उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि कितना पार्टी सिस्टम है वहाँ। जैसे चाइना में भाई कुल मिला के 8 पार्टियां हैं, लेकिन वहाँ ट्रेंड देखते हैं कि सिर्फ एक ही पार्टी जब से चाइना बना है पावर में है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, इसीलिए वहाँ 1 पार्टी सिस्टम कह दिया। यहाँ बहुत सारी पार्टियाँ गवर्नमेंट का पार्ट हैं, इसीलिए इसको मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं इंडिया में। और वहाँ पे आपकी जो मेजर पार्टियाँ हैं, अगर हम बात करें ब्रिटेन की, तो वह हैं लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव्स। लेकिन बाकी भी वहाँ पार्टियाँ हैं, जैसे लिबरल डेमोक्रेट्स हैं, डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी है। तो पार्टी सिस्टम है भाई, तो 2 पार्टी सिस्टम है, लेकिन पार्टी सिस्टम। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पार्टी सिस्टम का मतलब समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो का लेक्चर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर दोस्तों आपको अगर मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे गूगल पे और फ़ोनपे के माध्यम से मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब के द्वारा दिया गया रेवेन्यू से आप एक डोमिनोज़ में जाके महीने भर में पिज़्ज़ा भी नहीं खा सकती, ये स्थिति है। तो प्लीज़ यार उस तरह से भी मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं सरवाइव कर सकूं यूट्यूब पे। और दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।